हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बस ऊपर ऊपर बता दिया था, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको 2 फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराया था। उस फ्लो चार्ट को प्लीज आप अपने पास लेके बैठिएगा, आपको समझने में एकदम आसानी होगा और उसको आप कंपेयर करके जब पढ़ लेंगे सब दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए पढ़ते हैं, मजा आएगा। देखिए, ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू दिखाया है। फ्रंट व्यू दिखाया है। ठीक है, जब सामने से देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, जस्ट रफ डायग्राम है, थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पेनिस। ओके, और ये वाला पार्ट देखिए, ये है यूरेथ्रा। ओके, आप ये समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट है पेनिस और ये पार्ट है यूरेथ्रा। ओके, ये वाला ट्यूबलाइक दिखाई दे रहा है। पेनिस के अंदर ट्यूबलाइक जो होता है, जो यूरिन को पास कराने में मदद करता है, वही सीमेन को भी पास कराता है। ओके, तो ये पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। अब देखिए, जो ये पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है ना, टिप वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंस पेनिस। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, तुरंत नोट कर लीजिए आप इसको, ग्लैंस पेनिस। इट इज कॉल्ड एज द टिप ऑफ पेनिस। ठीक है, टिप ऑफ पेनिस है। उसके बाद इट इज लिटिल एनलार्ज्ड पार्ट। ओके, ये क्या है, पेनिस है। पेनिस जो टिप वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये क्या है, टिप ऑफ पेनिस है। और ये देखिए, इट इज लिटिल एनलार्ज, मतलब कि थोड़ा सा एनलार्ज पार्ट होता है। अब ये देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज कवर्ड बाय अ fold of skin. It is covered by a fold of skin that is called as foreskin. ठीक है, तो आप इतना पॉइंट आप इस ग्लैंस पेनिस के बारे में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ग्लैंस पेनिस का क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इट इज टिप ऑफ पेनिस। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि इट इज लिटिल एनलार्ज पार्ट। ये क्या है, थोड़ा सा एनलार्ज पार्ट होता है। और उसके बाद ये फोर स्किन, मतलब कि जो स्किन होता है उससे कनेक्ट, मतलब कि कवर्ड रहता है, उसी स्किन का नाम क्या दिया गया, फोर स्किन दिया गया। ओके, ग्लैंस पेनिस आप समझ लिए होंगे एकदम अच्छे से। तो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको लेवल करके बता सकूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। तो ग्लैंस पेनिस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए हम धीरे धीरे इसको लेवल करते हैं। अभी देखिए, ये है टेस्टिस, ये भी है टेस्टिस। अब देखिए, ये है टेस्टिस से एक कनेक्टेड है, एक ट्यूबलाइक जो कनेक्टेड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये है एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। देखिए, ट्यूबलाइक एक कनेक्शन गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एपिडिडाइमिस से एक ट्यूबलाइक कनेक्शन गया हुआ है, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। यहाँ पे लिखते हैं वैस डिफरेंस। ओके, उसके बाद देखिए, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये पेनिस हो गया, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा। उसके बाद टेस्टिस से जो कनेक्टेड है ये एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वो क्या है, वास डिफरेंस। अब उसके बाद देखिए, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। तो क्या होता है ना कि उसके पीछे से आता है, मैंने आपको 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ये वास डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर पीछे से आता है, ऐसे जाता है, उसके पीछे से आता है ऐसे, ओके, ठीक है, घूम के आता है। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर हल्का सा दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में यही है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ क्या है, मैं बस नंबर डाल के लिख दे रहा हूँ, ये है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, पहला नंबर ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल। और ये एक पेयर होता है, वन पेयर होता है। ओके, वन पेयर, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, दूसरा नंबर डाल देता हूँ मैं, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
और ये सिर्फ सिंगल होता है, सिंगल, पेयर में नहीं, ये सिर्फ सिंगल होता है। ओके, और उसके नीचे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये तीसरा नंबर मैं आपको डाल दे रहा हूँ, और ये होता है, और ये दूसरा, तीसरा नंबर है, और काउपर्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। काउपर्स के लिए आप इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हम लोग इसको कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से निकला हुआ क्या, वास डिफरेंस, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से घूम के आता है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल, उसके बाद यूरेथ्रा और पेनिस, उसके बाद। ओके, यही है पूरा आपका फ्रंटल व्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इन्हीं के बारे में हम लोग धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। टेस्टिस, उसके बाद इन सब के बारे में जो स्ट्रक्चर है, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो प्लीज आप पहले इस डायग्राम के बारे बना लीजिए, वीडियो पॉज करके तुरंत ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि मैं भी इसको मिटा दूंगा और आपको इसी के माध्यम से आपको समझना है। ओके, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा जरूर, बना लिए होंगे, मिटाते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग अपने मेन पार्ट में आ रहे हैं। ओके, मेन पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। तो मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का मतलब बताना चाहूंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना भी चाहिए। ओके, पहला है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी सिंपल है, इट इज द एज at which the person is sexually mature। ओके, तो प्यूबर्टी क्या होता है ना, एक ऐसा पर्टिकुलर एज होता है जिस एज पे जब वो पर्सन पहुंचेगा तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उस एज पे पहुंचेगा तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। सेक्सुअली मैच्योर होने कहने का मतलब क्या, ही और शी इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो उस एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये कितना कितना होता है, एक्चुअली मेनली हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन का ही बात करेंगे। ओके, तो ये देखिए होता है 12 ईयर्स इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी का एज 12 ईयर्स होता है, और मेल में 14 ईयर्स होता है। ओके, अबाउट मतलब कि इसी के आसपास अबाउट है। तो 12 ईयर्स, अबाउट 12 ईयर्स इन फीमेल्स एंड 14 ईयर्स इन मेल्स। इसका मतलब फीमेल्स में जो सेक्सुअली मैच्योरिटी मतलब कि प्यूबर्टी का जो एज आता है वो पहले आ जाता है एज कंपेयर टू। तो प्यूबर्टी वाला समझ गए। अब आते हैं हम लोग दूसरा, गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको जेनेटिक्स में बताया था। गैमेट्स आर सेक्स सेल्स, जो क्या होता है, स्पर्म इन मेल्स, स्पर्म्स इन मेल्स और ओवा या एग इन फीमेल, एग इन फीमेल। ओके, तो गैमेट्स का मतलब आपको पता ही होगा, सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म से मेल्स, ओवा इन फीमेल। ओके, अब एक तीसरा टर्म आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बस सिंपल ही है। फर्टिलाइजेशन वाला को बोलेगा डिफाइन करने के लिए, हम लोग कैसे डिफाइन कर देंगे, बस इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आ गया आपको। ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का आप कह सकते हैं, और ऊपर ऊपर ये जानना आपके लिए एकदम जरूरी था। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप खुद से इतना बांध लें, अब से कम नोट बनाना चालू कर दें, ताकि आपके लिए बेहतर होगा समझने में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन। तो बताइए कि इसका लोकेशन क्या होगा, सोचिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या होगा। इट इज इन द पेल्विक रीजन, इट इज इन द पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन क्या होता है, आप इसको हिप रीजन भी कह सकते हैं, पेल्विक रीजन भी या हिप रीजन भी कह सकते हैं। ऐसे देखिए, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और जो एब्डोमेन का जो नीचे वाला एरिया होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा लोकेशन पता चल गया, पेल्विक रीजन में होता है। ओके, अब समझ आ गया। दूसरा हम लोग अब देखिए सीक्वेंस में कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको सीक्वेंस में डायग्राम बना के दिखाया था, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद सब आपको बना के दिखाया था ना, उसी हिसाब से हम लोग लाइन से पढ़ेंगे।
तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ओके, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, सोचिए, टेस्टिस। क्योंकि टेस्टिस ही क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हम लोग टेस्टिस को ही क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस ही स्पर्म बनाता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है इसको। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है, टेस्टिस में कहाँ होता है, बने रहिए आपको पता चल जाएगा। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये समझ में आ गया आपको, यही स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं कि टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है। टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लिए कि ये होता है पहली बात की एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है टेस्टिस, इन द स्क्रोटम। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहने का मतलब कि एब्डोमेन के बाहर। ओके, एब्डोमेन के बाहर कहां, स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें दो स्क्रोटल सैक होते हैं, क्या होते हैं, 2 स्क्रोटल सैक होते हैं और हर एक में एक टेस्टिस होता है। मानिए कुछ ऐसा, बाहर ये देखिए जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी के बाहर होता है, हैंग करता है। ओके, तो इसी में एक टेस्टिस होता है और यहाँ पे एक टेस्टिस होता है। और टेस्टिस का शेप क्या होता है, ओवल इन शेप, ओवल इन शेप ऐसा होता है, SHAPE। ठीक है, तो टेस्टिस का शेप पता चल गया, ओवल इन शेप होता है। लोकेशन क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन द स्क्रोटम, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके, ये समझ आएगा लोकेशन। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन आइज होता है कि क्यों जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है, व्हाई, ये सोचने वाली बात है। एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस is located outside the body in the scrotum, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Why testis is located outside the body in the scrotum। जब फीमेल्स का बात किया जाए, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी है, बट इट जो ओवरी होता है वो बॉडी के अंदर होता है। पर यहाँ पे जब आप देखेंगे जो टेस्टिस होता है जो मेल के केस में वो आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों होता है, ये देखिए, बिकॉज टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर विच इज बिलो द बॉडी टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ लिखता हूं मैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस requires temperature 2 to 3 degrees Celsius below the normal body temperature। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जब कम तापमान रहेगा तब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस फेनोमेनन हो पाएगा। ओके, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, सोचिए 37 डिग्री सेल्सियस। इससे 2 से 3 डिग्री कम मतलब क्या होगा, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। तो ये टेम्परेचर आप याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए क्यों ऐसा होता है, इट इज रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ओके, इतना आप लिख लिए होंगे, मिटाएं इसको, मिटाते हैं।
ओके, अब देखिए आप क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है वो देख लिए, टेस्टिस का लोकेशन देख लिए, और उसके बाद क्यों उसका टेस्टिस का लोकेशन ऐसा है, और उसको टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है, एवरेज में आप लिख देते हो तो 35 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। ओके, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ देखिएगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब क्या, जब बेबी यूट्रस में होता है, जब बेबी मदर के यूट्रस में होता है तब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, पर एट दैट स्टेज व्हेन बेबी इज इन द यूट्रस दैट इज फीटल लाइफ, एट दैट स्टेज जो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता है, यहाँ पर लिखते हैं देखिए समझ आएगा आपको, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना the testis is not inside the scrotum, ठीक है, टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम में नहीं होता है, मैंने अभी बताया क्या कि टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, पर एट फीटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो टेस्टिस में स्क्रोटम नहीं होता है, एट या नियरली लिखते हैं, नियरली 5th month of delivery, 5th month of delivery, जब ये केस आता है ना, जब 5th month of delivery वाली केस आती है तब क्या होता है, then testis migrate, ठीक है, आप देखिएगा migrate और descend in the scrotum, समझ गए क्या बोल रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता है, पर जब 5th मंथ, ये टर्म आपको याद रखना है, किस स्टेज पे या किस मंथ पे टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है या माइग्रेट हो जाता है, ओके, तो 5th मंथ ऑफ डिलीवरी, तब क्या होता है, जो टेस्टिस में स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट करता है या डिसेंड कर जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH, LH, ये दो हार्मोन्स होते हैं जिनका जो सिक्रेशन होता है थोड़ा हाई हो जाता है, और इसी कारण स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट कर जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, समटाइम्स जो टेस्टिस होता है इट इज अनेबल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, देखता हूँ यहाँ पे देखिए, समटाइम्स टेस्टिस इज unable to descend in the scrotum, स्क्रोटम में कभी कभी क्या होता है, किसी केस में होता है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में माइग्रेट नहीं कर पाता, डिसेंड नहीं कर पाता, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिस, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा नाम है, टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करना पड़ेगा, क्रिप्टोर्किडिस, इट इज अ कंडीशन व्हेन the testis is unable to descend in the scrotum, undescended testis is called cryptorchidis, ठीक है, तो टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड नहीं करता है, तो वो रहता कहाँ हुआ, एट फीटल स्टेज में टेस्टिस एब्डोमेन में रहता है, नियर द किडनी, ठीक है, फीटल लाइफ मैं बता रहा हूँ, तो फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो टेस्टिस इनसाइड द एब्डोमेन होता है, पर वहां से वो बाहर निकल जाता है, एब्डोमेन में से बाहर निकल जाता है और स्क्रोटम में चला आता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन है टेस्टिस का, ओके, और जब ऐसा नहीं हो पाता है उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिस बोला जाता है, एंड द पर्सन बिकम्स स्टेराइल, पर्सन क्या स्टेराइल हो जाता है, ओके, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो होगा, तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट आता है जिसको बोलते हैं ऑर्किडोटैक्सी, it is a treatment by which the undescended testis, जो टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ है उसको डिसेंड कराने के लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्किडोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है, इसका याद कर लेंगे, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और टर्म है, ये है ग्यूबरनैकुलम, बोलेंगे आपके बहुत भयंकर टर्म बता नहीं, बस सिंपल है, बस आपको थोड़ा समझ के याद करना है तो याद हो जाएगा, ओके, ग्यूबरनैकुलम ये क्या है, ये एक लिगामेंट होता है जो क्या करता है, टेस्टिस को स्क्रोटम के वॉल से अटैच करने में मदद करता है, जैसे देखिए कुछ ऐसा है,
ये मान लीजिए ये स्क्रॉटम हो गया और उसके बाद देखिए ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया। ओके, अब क्या हो रहा है, यहां से कुछ लिगामेंट होता है, ठीक है, लिगामेंट। ये क्या करता है, ये लिगामेंट टेस्टिस को स्क्रॉटम के वॉल से अटैच करा के रखता है और इसको क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। समझ गए, सिंपल है, समझ गए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, 5th मंथ डिलीवरी पे वो बाहर चला आता है स्क्रॉटम में, पर उसके पहले क्या रहता है, एब्डोमेन में रहता है, नियर द किडनी। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ऐसा होता है। जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, क्रिप्टोरकिडिस में हो जाएगा और उसी को रिमूव करने के लिए ऑर्किडोपेक्सिन नाम का ट्रीटमेंट है। और ग्यूबरनैकुलम एक लिगामेंट जो टेस्टिस को स्क्रॉटम से कनेक्ट करके रखता है। सिंपल है, याद है बेटा इसको। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, देखिए टेस्टिस के 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं टेस्टिस में। कौन से, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और एक आता है इनर लेयर। ओके, आउटर, मिडिल और इनर लेयर होता है। तो आउटर लेयर का नाम है ट्यूनिका, अच्छे से लिखते हैं। आउटर लेयर का नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस। ओके, मिडिल लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और इनर लेयर का नाम है ट्यूनिका वस्कुलरिस। ठीक है, तो काफी भयंकर टर्म लग रहा है ना। ट्यूनिका वजाइनलिस आउटर लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडिल लेयर, ट्यूनिका वस्कुलरिस इनर लेयर। आप क्लास 10th में है तो इसका आपको ये नाम याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपका सिलेबस नहीं है पर फिर भी आप जान सकते हैं। ओके, ट्यूनिका वस्कुलरिस इनर लेयर, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और आउटर लेयर ट्यूनिका वजाइनलिस। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि टेस्ट देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसमें देखिए ट्यूनिका वजाइनलिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वजाइनलिस। ओके, ये इनकम्प्लीट होता है, यहाँ पे लिखते हैं इसका जो फीचर होता है सबसे पहले, ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट लेयर होता है ये। उसके बाद देखिए ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, उससे ये आपका बन रहता है। आउटर लेयर ट्यूनिका वजाइनलिस इनकम्प्लीट लेयर है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। उसके बाद ये देखिए ये वाला आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाला आप देख सकते हैं आउटर लेयर जो कि इनकम्प्लीट होता है थोड़ा। ओके, इनकम्प्लीट जैसे यहाँ पे आके रुक जाता है उसे यहाँ से ले। ठीक है, अब देखिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो क्या है मिडिल लेयर है, तो यहाँ पे आप कुछ कंपार्टमेंट्स देख सकते हैं। ये कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यही कंपार्टमेंट्स क्या है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनाता है। तो देखिए टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन 250 कंपार्टमेंट्स किसके कारण बनता है, इट इज मेड बाय द मिडिल लेयर। ठीक है, जो मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो क्या करता है टेस्टिस में अबाउट मतलब कि लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बना देता है। इसी टेस्ट कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, यहाँ पर अच्छे से लोब्यूल्स। तो अगर एग्जाम में पूछ ले रहा है कि टेस्टिस का कौन सा लेयर है जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाता है, तो मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और उसके बाद ट्यूनिका वस्कुलरिस लेयर बचाना। तो ये जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहा है ना, जो लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बीच में ये लेयर होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, इन्हीं के बीच में होता है ट्यूनिका वस्कुलरिस लेयर। तो एक डायग्राम आप थोड़ा देख सकते हैं, क्लियर नहीं उतना, ओके, फिर भी आप समझ सकते हैं इसको। आउटर लेयर ये मिडिल लेयर है जो इसका कंपार्टमेंट से लोब्यूल्स बनाता है और उसका जो ट्यूनिका वस्कुलरिस लेयर है इसी के बीच में प्रेजेंट होता है, जो स्पेस है इन दोनों के बीच में उसमें ट्यूनिका वस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होता है। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए अब इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ओके, अब देखिए 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब देखिए
टेस्टिस है, टेस्टिस में दो सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। लेयर्स पढ़नी है हम लोग ना। अब देखिए टेस्टिस में दो होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है पहले, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेडिग, लेडिग या फिर इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि 250 लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में। उन लोब्यूल्स में देखिए ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हर एक जैसे देखिए 250 लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स 250 होते हैं, और इन ईच लोब्यूल 1 2 3 1 से 3 तक क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि यही है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ओके, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम कौन करता है, टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर कौन करता है, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहीं पे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस। ओके, अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये भी दो सेल से बना हुआ है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और एक और है सर्टोली सेल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, अब याद रखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है तो फॉर्म स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, जो कि टेस्टिस के अंदर होता है, इन लोब्यूल्स में। ओके, अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस ट्यूब्यूल दो सेल से बना रहता है, पहला है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा है सर्टोली सेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, आप ध्यान से पढ़िए। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया ही है जो क्या करता है, अपने आप को डेवलप करके मॉडिफाई करके स्पर्म में चेंज कर लेता है। ठीक है, अपने आप को मॉडिफाई करके स्पर्म में चेंज कर देता है। और ये सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, सर्टोली सेल्स इसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया को या स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करके स्पर्म में चेंज कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसका, उसमें आपको मैं पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन प्रोसेस अच्छे से बताऊंगा कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में चेंज होता है। ओके, और स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए, ये समझ लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। कहाँ होता है, लोब्यूल ऑफ टेस्टिस, उसके अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, अब इनके बीच में यहाँ पे देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब क्या, मान लीजिए कि दो चीज है, दो चीज के बीच में जगह हो गया ना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ओके, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। वैसे इसको लेडिक सेल्स, जो कि साइंटिस्ट थे, लेडिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था, इसलिए लेडिक सेल्स नाम रख दिया गया है उनके ऑनर पे, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम लोग कहते हैं इसको। तो इनका काम क्या होता है, इन सेल्स का काम क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, इसको फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन किस में होता है, सर्टोली सेल्स में और लेडिक सेल्स में, जो मैंने आपको एक साथ रख के बताया है और एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट में आपको दिखाया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को भी आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिए, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़नी है, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसका यहाँ पे एंड है, जो ये देखिए यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जा रहा है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो एंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है ट्यूब्यूलाई, ट्यूब्यूलाई पेप्टाइड,
ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एंड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो कंबाइन करके बनाता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रिटेड टेस्टिस। रिटेड टेस्टिस ये क्या है, नेटवर्क ऑफ टिश्यू, आप लिखते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, टिश्यू नहीं ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। और वो ट्यूब्यूल्स कौन से हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ही हैं। ये देखिए जो मैं आपको शेड पार्ट करके दिखा रहा था, ये वाला, ये जो शेड पार्ट करके दिखा रहा था मैं, ये वाला कैसे आ रहा है, यही है रिटेड टेस्टिस। ओके, रिटेड टेस्टिस यही बनता है ये। ओके, समझ रहे हैं। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ट्यूबुलाई रेक्टाई। जब देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि इस पाथवे ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्पर्म में, सॉरी स्पर्म का फॉर्मेशन में टेस्टिस में होता है तो कैसे कैसे जाता है उसको पाथवे बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए उसके बाद जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई से, ट्यूबुलाई रेक्टाई से जाएगा रिटेड टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, यही है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। वहां से जाता है एक हाईली, मतलब और भी हाईली कॉइल्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रिटेड टेस्टिस, एपिडिडाइमिस। तो इसका एपिडिडाइमिस को आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसका हेड रीजन, इसका भी मिडिल रीजन, मिडिल रीजन से जाएगा इसका भी टेल रीजन। ओके, तो हेड वाले रीजन को बोलते हैं कैपट, कैपट एपिडिडमिस। इसको मिडिल वाले को बोलते हैं कॉर्पस, इसको बोलते हैं टेल वाले को कॉर्डा। कॉर्डा तो हेड मतलब कि सबसे पहले जाएगा कैपट एपिडिडाइमिस, उसके बाद आएगा कॉर्पस एपिडिडाइमिस, उसके बाद कॉर्डा एपिडिडाइमिस, और कॉर्डा एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। ओके, तो एपिडिडाइमिस से कैपट, कॉर्पस, कॉर्डा, उसके बाद ये जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस है, देखिए ये जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस है, यही है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये अपने आप को कन्वर्ट करके वास डिफरेंस में बना लेता है। वास डिफरेंस से ये जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से जाएगा ये यूरेथ्रल मीएटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस, मीएटस कहिए या ओरिफाइस कहिए। ओके, और उसके बाद इजैकुलेट हो जाएगा। ओके, तो यही पाथवे मैंने आपको पिछले क्लास में भी इनडायरेक्टली बताया था, पर यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने आपको अच्छे से दिखा के बताया है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद नेटवर्क ऑफ टिश्यू कॉल्ड रिटेड टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मिस हो गया पॉइंट, क्या, रिटेड टेस्टिस के बाद जाता है वो इफरेंट डक्ट्यूल्स पे, इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। रिटेड टेस्टिस के बाद जाता है इफरेंट डक्ट्यूल्स, मिस हो गया था एक पॉइंट, आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। मैं वापस बताता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रिटेड टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस के बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स। और इसके बाद आएगा आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ओके, ठीक है, उसके बाद सब कुछ आपका सेम रहेगा। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीएटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस, उसके बाद इजैकुलेट हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये है पाथवे ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 से 3 नंबर का इसमें से आपको पूछा जा सकता है। ओके, अब पूछा कैसे जा सकता है कि डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करके बताइए। और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट द पाथवे ऑफ स्पर्म विद द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट एक्सप्लेन। ओके, जो भी आप फंक्शन, जो भी आप पार्ट यहाँ पे दिया गया है सबका फंक्शन आपको बताना पड़ेगा और उसके साथ एक्सप्लेन कीजिए। 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, और उसके बाद इन सब का काम क्या होता है, ये जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या करते हैं, एपिडिडाइमिस के पास लेते जाते हैं। अब देखिए एपिडिडाइमिस में क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म निकलाता है वो स्लगिश नेचर का होता है, एकदम आलसी टाइप का होता है,
ठीक है, स्लगिश नेचर का होता है, स्लगिश नेचर का होता है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकला रहता है। तो जब वो एपिडिडाइमिस पे आता है ना, तो एपिडिडाइमिस पे आता है तो इसको मैच्योरिटी मिलता है, फंक्शनल मैच्यूरेशन, फंक्शनल मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फंक्शनल मैच्यूरेशन कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। तो ये पॉइंट आप एकदम ध्यान रख के नोट कर लीजिए वहीं पे कि एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है? फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म निकला था वो स्लगिश नेचर का होता है, थोड़ा आलसी टाइप का होता है, उसको मैच्योर कराने के लिए कौन सा काम आता है? एपिडिडाइमिस काम आता है। ओके, जब मैच्योरेशन मिल जाता है तो वास्ट रेफरेंस मिल जाता है, वास्ट रेफरेंस यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा पे क्या होता है देखिएगा, यूरेथ्रा पे क्या होता है, मैंने आपको एक्सेसरी ग्लैंड और ये देखिए ये क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिए, क्या है? टेस्टिस, उस बारे में पढ़ लिए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक्सेसरी पार्ट है। एक्सेसरी पार्ट के बाद क्या आता है? एक्सेसरी पार्ट के बाद मैंने आपको बताया था एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होकर यूरेथ्रा के पास चला है। यूरेथ्रा के पास एक होता है एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट। अब देखिए एजाकुलेटरी डक्ट जो होता है यूरेथ्रा के पास होता है, तो यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल, एक्सेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं, उनका जो तीनों का जो सिक्रेशन होता है ना, यहीं पे आता है एजाकुलेटरी डक्ट में, और एजाकुलेटरी डक्ट से वो यूरेथ्रा की तरफ जाता है एजाकुलेट होने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस का काम क्या? फंक्शनल मैच्यूरेशन, मूवमेंट नहीं, मोटिलिटी नहीं, मैच्यूरेशन। ठीक है, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। और उसके बाद ये सब आपने पाथवे एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो एक्सेसरी पार्ट हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स वाला पार्ट। मिटाएं इसको, जाता है। तो जहां ये इजैकुलेटरी डक्ट है वहीं पे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन आता है और यूरेथ्रा की तरफ से चला जाता है। ओके, अब देखिए जो एक्सेसरी ग्लैंड उनका बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए क्या रोल है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ओके, तो एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहला कौन सा होता है? ये होता है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। तो ये पहला पॉइंट इसका कि ये वन पेयर में होता है, एक पेयर का होता है। उसके बाद देखिए एक टर्म जानिए पहले आप, एक टर्म होता है सीमेंट, जो मैंने एकदम शुरू में यूज किया है। ठीक है, सीमेंट टर्म मैंने शुरू में यूज किया है, याद करिएगा। ठीक है, तो सीमेंट में क्या होता है देखिएगा, स्पर्म, सबसे पहली बार स्पर्म होता है, और उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा। अब बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? तो जो सिक्रेशन सेमिनल वेसाइकल का, सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन, सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, उन दोनों को मिला जुला क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। काउपर्स ग्लैंड का नहीं आता है रोल, काउपर ग्लैंड नहीं, सिर्फ सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली टर्म्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाता है? सीमेन। ओके, तो सीमेन होता है, सीमेन का 60 से 70% जो पार्ट होता है वो सेमिनल वेसाइकल से आता है। ओके, सीमेन का 60 से 70% भाग कौन बनाता है? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड ध्यान रखिए, सेमिनल प्लाज्मा है, ये सेमिनल फ्लूइड है। सेमिनल फ्लूइड क्या करता है? 60 से 70 पार्ट बनाता है किसका? सीमेन का। ओके, सीमेन पता चल गया कि स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का बीच है। अब देखिए जो इसका सिक्रेशन होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन। जब अल्कलाइन होता है इसका पीएच क्या होगा? 7.4 होता है। ठीक है, मतलब कि 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 से ऊपर आएगा तो अल्कलाइन या बेसिक, तो इसका पीएच होता है 7.4। ये टर्म, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहिएगा। उसके बाद देखिए जो सेमिनल फ्लूइड है इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसका कंस्टिट्यूशन है, ये देखिए। सबसे पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रक्टोज का काम क्या है?
मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए, देखिए ये स्पर्म का एक मैंने रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, नेक कुछ ऐसे होगा, ठीक है। स्पर्म को मोटिलिटी करने के लिए, चलने फिरने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए रहेगा। अगर आपको चलना है तो आप खाना खाएंगे, खाना क्यों खाएंगे, खाना खा के आपको एनर्जी मिलेगा। तो स्पर्म के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, दैट इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज होता है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द एनर्जी सोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इसके अंदर होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होगा, ये लोकल हार्मोन है, लोकल हार्मोन। अब बोलेंगे एक और झटका कि लोकल हार्मोन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन तो वैसे नहीं समझ में आया, लोकल हार्मोन क्या होता है। देखिए जब मैं आपको व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड वाले चैप्टर में चलिए, जब मैं आपको बता रहा था WBCs के बारे में, जब पढ़ा रहा था ल्यूकोसाइट्स के बारे में, तो वहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि ल्यूकोसाइट्स के बहुत पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैं बताया था ना। तो उसमें बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स वो सिक्रेट करते हैं, क्या क्या सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कुछ ऐसे नाम के कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग पढ़े हैं, कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स हो गए, ठीक है। पर यहाँ पे लोकल हार्मोन्स क्या करते हैं ना, जो बॉडी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो उसको सिक्रेट करते हैं। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल अपने कनेक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है, हम लोग पढ़ेंगे नर्वस वाले चैप्टर में, नर्वस टिश्यू वाला चैप्टर है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, लोकल हार्मोन है। उसके बाद जैसे वैसे ही एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का भी एक हार्मोन है जो कि सेल्स टिश्यूज रिलीज करते हैं, ये भी एक लोकल हार्मोन है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इसके काफी एग्जांपल्स हो गए, ओके, ये हो गया। उसके बाद ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी सिक्रेट करता है, जो क्या करता है ना, मान लीजिए जो सीमेन है, सीमेन जब, देखिए सीमेन जब मेल के बॉडी से जब बाहर आता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन, इजैकुलेशन, ओके। when semen come out of the male body, that is called ejaculation. But when the semen is ejaculated into the vagina, that is called as insemination, insemination, ठीक है। इसमें अंतर आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इजैकुलेशन मतलब सबसे पहले इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन के बाद ही इंसेमिनेशन होगा। तो इजैकुलेशन क्या होता है, जब फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन, एंड दैट जो सीमेन होता है उसको वजाइना में जब चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं, ओके। तो क्या होता है ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो ये सेमिनल वेसिकल है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, जो कि जो सीमेन होता है उसको बांध के रखता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ ऐसा आप मान सकते हैं, ओके। इस सेमिनल वेसिकल का क्या हो गया, 60 to 70% इसका बनाता है, और उसका पीएच क्या होता है 7.4। फ्रक्टोज का प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको जानना था इसमें, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेटा इसको मिटाएं। अब देखिए, अब दूसरा आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके सिक्रेशन के बारे में देखते हैं हम लोग। दूसरा आ गया एक्सेसरी ग्लैंड, कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो देखिए ये क्या सिक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बनाता है 20 to 25%, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो 20 से 25% कंट्रीब्यूशन करता है सीमेन में, सीमेन में, ठीक है। एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है इसका, और इसका पीएच होता है 6.5 के आसपास, ओके। इसका पीएच होता है 6.5 के आसपास और स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका कंस्टिट्यूशन क्या है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड का कंस्टिट्यूशन क्या है, इसमें होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद Ca2+ दैट इज कैल्शियम आयन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिएगा, होता है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब मैंने बताया कि जो क्लॉटिंग फैक्टर मैंने बताया था ना कि सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, कोई क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रेट करता है अपने अंदर, ओके। तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है ना, उस सीमेन को बांध के रखता है, एक इकट्ठा मतलब कोएगुलेट करके रखा रहता है, कोएगुलेट करके रखा रहता है। पढ़ा ही होंगे आप कोएगुलेशन का मतलब,
तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, सीमेन को कोआगुलेट करके रखता है। इसी यही जब सीमेन क्या होता है, जब वजाइना में चला जाता है, इंसेमिनेट हो जाता है, तो इसी क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ने के लिए कुछ प्रोट्यूलिटिक एंजाइम्स कौन सीक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो फाइब्रिनोलिसिन इसका नाम है, वो भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं। फाइब्रिनोलिसिन, क्या पता कुछ भी पूछ दे। ओके, प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन सा होता है, फाइब्रिनोलिसिन होता है, जो क्या करता है, जो सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करता है ताकि सीमेन कोआगुलेट रहे। इसी फैक्टर को तोड़ने के लिए, इसी कोआगुलेशन को तोड़ने के लिए फाइब्रिनोलिसिन प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है। कहाँ काम आता है वो, वजाइना में काम आता है। ओके, जहां वजाइना मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जब इंसेमिनेशन हो जाता है ना, इंसेमिनेशन के बाद का जो काम आता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम आता है, टू ब्रेक द कोआगुलेशन ऑफ द स्पर्म सीमेन। जब ये कोआगुलेशन टूट जाएगा तो इकट्ठा ऐसे रहेगा, ओके, इकट्ठा रहेगा, कोआगुलेट रहेगा, इसको नहीं तोड़ेंगे तो स्पर्म का मोटिलिटी आएगा कहां से। ओके, तो ये बात है, समझ आ गया। फाइब्रिनोलिसिन या प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन 20 से 25% और एसिडिक होता है, और उसके बाद सिट्रिक एसिड Ca2+ और फाइब्रिनोलिसिन जो एंजाइम होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो कोआगुलेशन होता है सीमेन का वो तोड़ने में काम करता है। कहाँ, जब वजाइना में सीमेन इंसेमिनेट हो जाता है वहां पे। ओके, ये हो गया, मिटा इसको। अब देखिए जो लास्ट बचा है इसमें एक्सेसरी ग्लैंड, वो कौन सा है, काउपर्स ग्लैंड है। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है काउपर्स ग्लैंड का। काउपर्स ग्लैंड का ये इसका दूसरा नाम कौन सा है, सोचिए इसका दूसरा नाम कौन सा है, सोचिए, हाँ लिख देता हूँ, सोचिए दूसरा नाम कौन सा है, सोचिए, दिमाग की जोर डालिए थोड़ा सा। बहुत बार बता चुका मैंने, कौन सा है सोच लिए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, अब देखिए जो ग्लैंस पेनिस था, आप बोलेंगे ग्लैंस पेनिस क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया ग्लैंस पेनिस के बारे में, टिप ऑफ पेनिस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। तो इसी के लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस, इसी के लिए कुछ फ्लूइड रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। इसका काम क्या है, इट रिलीजेस अ सिक्रेशन व्हिच हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द ग्लैंस पेनिस, दैट्स ऑल। इसका ही काम होता है। एक तो ये काम हो गया, दूसरा एक और इसका कोई काम होता है, सोचिए, ये होता है इसका न्यूट्रलाइजिंग द यूरिन if present in the urethra। ठीक है, तो ये ऐसा फ्लूइड सिक्रेट करता है, ऐसा जिसका सिक्रेशन है काउपर्स ग्लैंड का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, कि ये जो ग्लैंस पेनिस है इसको लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद जो अगर जो यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल पार्ट। ठीक है, यूरिनोजेनिटल पार्ट भी बोलते हैं इसको। यूरिनोजेनिटल पार्ट का मतलब क्या हुआ, इसी में से यूरिन भी आता है, इसी में से जो सीमेन है उसका भी इजैकुलेशन इसी में से होता है, यूरेथ्रा में से ही होता है, इसीलिए यूरिनोजेनिटल पार्ट बोलते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए यूरेथ्रा में अगर इफ प्रेजेंट यूरिन, अगर यूरेथ्रा में यूरिन प्रेजेंट है तो यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है, इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए सिक्रेशन किसका काम आता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन काम आता है। ओके, समझ गए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है, उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर को। ठीक है, मिटाते। अब क्या बचा, हम लोग पहले प्राइमरी सेक्सोलॉजी में देख लिए, एक्सेसरी पार्ट में वो एक्सेसरी डक्ट्स वाला भी देख लिए, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड भी देख लिए। अब क्या बचा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहले पेनिस। ठीक है, पेनिस क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू है, सबसे पहले बात स्पॉन्जी है, इरेक्टाइल भी है। तो क्या होता है, जब एक्साइटेशन होता है तो क्या होता है,
तो पेनिस स्पंज भी इरेक्टाइल भी है। तो जब एक्साइटेशन होता है ना तब क्या होता है कि पेनिस में ब्लड फ्लो करने लगता है, बहुत ही ब्लड फ्लो लिखते हैं यहाँ पे, ब्लड फ्लो इन पेनिस इंक्रीजेस, मेकिंग इट हार्ड। ठीक है, क्या होता है पेनिस में एक्साइटेशन, जब मेल में जब एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन कहाँ बिगिन होता है, बिगिन्स इन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में एक्साइटेशन बिगिन होता है। तो क्या होता है, ये स्पंज भी इरेक्टाइल जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये थोड़ा सा एनलार्ज होके इरेक्टाइल होके थोड़ा सा हार्ड जाता है। ओके, और जब डी एक्साइटेशन होता है, जो ब्लड फ्लो बैकवर्ड हो जाता है और ये वापस सॉफ्ट बन जाता है। ये पेनिस का रूल मैंने आपको बता दिया। इसका क्या काम है कि इंसेमिनेशन वाला काम है इसका, इंसेमिनेशन। ठीक है, टू रिलीज द सीमेन इनटू द वाजाइनल ट्रैक्ट। किसका काम है, पेनिस का काम है। ओके, और उसके बाद क्या है, दूसरा है स्क्रोटम। स्क्रोटम का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, बस ये जो टेस्टिस है उसको होल्ड करने का काम करता है, कौन, स्क्रोटम। ओके, तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही था, मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में एकदम समझा दिया। आप अगर कुछ भी पढ़ लेंगे तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े, मेल रिप्रोडक्टिव का पहले आपको फ्रंट व्यू दिखाया था, इसमें मैंने आपको लेवल करके बताया था। उस लेवलिंग के साथ आप अगर आप पढ़े होंगे तो एकदम आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको समझने में एकदम आसानी हो गया होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन होता है, क्यों होता है वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज वाली कंडीशन क्या थी उसकी, और उसके बाद क्रिप्टोर्किडिस्मल कंडीशन, ग्यूबरनैकुलम और ऑर्किडोपेक्सी, वो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स होते हैं, उसके कौन सा लेयर क्या क्या बनाता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 2 पार्ट कौन से होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस पे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से 2 सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सैटोरी सेल्स, और अलग से होता है स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू में 2 सेल्स मैंने बताया ना, पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा लेटिक सेल। लेटिक सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना। ओके, वो सब हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग आए एक्सेसरी पार्ट में, एक्सेसरी पार्ट से एक्सेसरी ग्लैंड, 5वें स्पर्म में हम लोग पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वाला। ओके, उसके बाद सभी एक्सेसरी ग्लैंड का फंक्शन देखें, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो बस यही था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बचा है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, मियोसिस पढ़े हैं, माइटोसिस भी पढ़े हैं, उसी के माध्यम से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में चेंज होता है। कैसे होता है, काफी इंटरेस्टिंग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो स्पर्म का पार्ट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जरूर मिलेगा। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।